हेलो बच्चों, मैं आशीष गोले, आपका केमिस्ट्री टीचर। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो स्पेशली जो क्वेश्चंस जो हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर के, जो लास्ट जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं एनटीएससी स्पेशली में जो क्वेश्चंस आपसे एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं, सिर्फ जो 2013 से और 2019 के बीच में जो क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर, आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं कि किस टाइप का आपको क्वेश्चन आता है, प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। एंड देन बच्चों को मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि भाई प्रिपरेशन करने के लिए हम ढेर सारी किताबें खरीद लेते हैं, ये पब्लिकेशन भी है, ये पब्लिकेशन भी है, कोई मार्केट में नया पब्लिकेशन आया है वो भी आपके पास मिलेगा, और कोई नया पब्लिकेशन जब आप एग्जाम देने के लिए जस्ट वेल प्रिपेयर हो उस टाइम भी किसी ने नई बुक निकाल दी तो आप भाग के पहले बुक खरीदना प्रेफर करोगे। बट बुक खरीदने से एजुकेशन नहीं मिलने वाला, बुक खरीदने से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने वाले। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप लोगों को रेगुलर स्टडी करना पड़ेगा, ये आप दिमाग में सेट कर लें। यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं उसके लिए आपको विजन बनाने पड़ेंगे, अपने लाइफ के गोल बनाने पड़ेंगे कि हाँ मुझे ये डेफिनेटली अचीव करना है। कुछ बच्चों का ये सोचना है कि भाई अभी कौन से हमारी एज हुई है, अभी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, हम एनटीएससी में क्यों बैठे, हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलना है, हमें डॉक्टर बनना, हमें तो नीट करना है, हमें इंजीनियरिंग करनी है, हमें तो बीटेक वाला एग्जाम देना है। ये एग्जाम जरूरी नहीं है, या इस एग्जाम पे आपका कैरियर नहीं चल रहा, ये मैं भी जानता हूँ और ये बात आप भी अच्छे से जानते हो। आप क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते वो आप पे मैटर करता है। कौन सा एग्जाम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कौन सा एग्जाम में पार्टिसिपेट करना आप नहीं चाहते वो भी आप पे डिपेंड करना है। लाइफ में क्या बनना चाहते हैं वो भी आप पे मैटर करता है। बट ये एग्जाम आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, आप अपने आप का इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि मुझे कितना आता है और मेरे टीचर ने मुझे कितना एक्यूरेट को कंटेंट दिया है, और मुझे किस पाथ पे, किस प्लेटफॉर्म पे मुझे अच्छे से वर्क करने की ज़रूरत है। आपको मान लो केमिस्ट्री में बात करता हूँ तो आपका थ्योरेटिकल पोर्शन वीक है, न्यूमेरिकल पोर्शन वीक है, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट वीक हैं। आप अच्छे से जज कर सकते हो कि मुझे किस सेक्टर में काम करना चाहिए और कौन सी चीज़ें मुझे ग्रो करने में हेल्प करेंगी, वो चीज़ें भी आप यहाँ से ईजिली से पता कर सकते हो। तो आप कोई भी एग्जाम देते हो तो एग्जाम कभी भी सक्सेसमेंट के लिए, जॉब के लिए और सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं दिया जाता। कोई भी एग्जाम दिया जाता है वो अपने आप को सेल्फ चेक करने के लिए दिया जाता है कि हाँ मैं यहाँ पे डिजर्व करता हूँ या मैं ये पोजीशन अचीव कर सकता हूँ। ये एग्जाम मैं ये नहीं कहता कि आप एनटीएससी करो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप एनडीए करो, वो आप ये देखिए कि आपके ड्रीम्स क्या हैं। ड्रीम्स कभी भी किसी भी सेक्टर की, किसी भी प्रोफेशन की सैलरी को लेके ना बनाएं। ड्रीम्स यदि आपको बनाने हैं तो आपके पैशन को लेके बनाएं कि जो काम आप फ्री में करने के लिए रेडी हो, दैट इज योर ड्रीम, वो आपका ड्रीम होगा। ठीक है, अब बातों को आगे ना बढ़ाते हुए मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि जो चीज़ें आपको हेल्प करेंगे। मैं ये कहूँगा कि जब तक आप लाइफ में पढ़ें, बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप पार्टिसिपेट करें, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपका सेल्फ चेकिंग प्रोसेस का एक बेस्ट मेथड है, जिससे आपको ये पता चलता है कि आपकी पोजीशन कहाँ है, आप एक लेवल पे। क्योंकि देखो एनटीएससी ये आपके सेम स्टैंडर्ड वाले बच्चे दे रहे हैं पार्टिसिपेट करने वाले, क्योंकि किससे कोई ऐसा नहीं मिलेगा 5th स्टैंडर्ड का होगा, कोई ऐसा नहीं मिलेगा 12th वाला होगा, कोई ये नहीं मिलेगा आईआईटी वाला होगा, सिर्फ स्टैंडर्ड दैट विल बी सेम। यदि एक सेम 10th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा अपनी रैंक 1, 2, 3 लेके आ सकता है तो आप क्यों नहीं, आप भी तो लेके आ सकते हो। यदि कोई बच्चा एक सीबीएसई में स्कोर 99% अचीव कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते, आप भी इजिली कर सकते हो। तो ये आपके लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं आप बेसिकली उनका फोकस कीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए और अपने आप को सेल्फ चेक कीजिए कि आपको कितना आता है। ठीक है, सिर्फ मार्क्स बेस पे जज मत कीजिए कि आपको कितना आता है, रियल आपको कितनी डेप्थ तक नॉलेज है वो कंपटीशन बताता है कि आप किस फील्ड में कितना अचीव कर सकते हैं। अब डायरेक्ट मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। ठीक है, बाकी एज यू विश, आप क्या करना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है।
टीचर्स सिर्फ काउंसलिंग कर सकते हैं और आपको गाइड दे सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, आपको अच्छी नॉलेज दे सकते हैं, आपको न्यू अपडेट्स दे सकते हैं, न्यू गाइडलाइंस के बारे में आपको डिस्क्राइब कर सकते हैं, बट फाइनल डिसीजन आपको लेना होता है, क्योंकि जब 10th स्टैंडर्ड तक आप आ चुके हो और देन यू आर मैच्योर, आप मैच्योर हो, आप अपने डिसीजन ले सकते हो कि एंड देन आप फ्यूचर में क्या करने वाले हो। देन सो हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हेन ए सोडियम ब्रोमियम क्लोराइड इन वाटर हम ऐड कर रहे हैं, भाई आपके पास एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन किसका है, ये रहा फर्स्ट सॉल्यूशन, ठीक है। सेकंड सॉल्यूशन उसमें हम ऐड कर रहे हैं वाटर की प्रेजेंस में, एक एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, किसका, सोडियम सल्फेट का, ठीक है। फॉलोइंग हैपन्स, वहां पे क्या होगा वो हमें बताना है, ठीक है, कि एक वाइट पीपीटी बनेगा, ठीक है, या रेड बनेगा, वाइट बनेगा, या जो कलर होगा सॉल्यूशन का वो टर्न हो जाएगा ब्लू के अंदर। एंड सेकंड लास्ट इसने पूछा कि कुछ उसमें से स्मेल्स आएंगी गैसेस की एंड वो इन्वॉल्व होंगी, मतलब होगा क्या। देखो केमिकल रिएक्शन चैप्टर आपने पढ़ा होगा, बैलेंसिंग आपने ऑलरेडी डिस्कस की होंगी, बैलेंसिंग आपने जब डिस्कस की होंगी तो बैलेंसिंग आप लोगों को लिखने भी आती होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे केमिकल रिएक्शन लिखिए। सबसे पहले देखो, हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो हम ए बी सी डी आंसर मैच करते हैं, आंसर मैच करना दैट नॉट ए सॉल्यूशन, ठीक है। जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हो और पेपर अटेम्प्ट करते हो, बाहर आके ये बोलते हो कि मैं इतने मार्क्स लेके आऊंगा और एक्चुअल पेपर में 4-5 नंबर ऊपर नीचे होते हैं और वो मार्क्स आप अचीव करते हो, तो देन आप पढ़ के गए थे और आप ए बी सी डी जाके और क्लिक करके आ रखे हो, तो आप फाइनली जजमेंट नहीं कर सकते। और सिलेक्शंस उन्हीं का होता है, रिकॉर्ड वही बनाते हैं जो ये बोलते हैं फाइनली आफ्टर एग्जाम जो ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाँ मैं फाइनली इतने मार्क्स स्कोर कर सकता हूँ ईजिली से, और वह एक्चुअल में उसके पास मार्क्स जो मिले वो सेम उतने ही मिले। तो ये नॉर्मल एनसीईआरटी में भी आपने प्रैक्टिस की होगी। सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शंस को लिखेंगे, तो आपके पास कौन रिएक्ट कर रहा है, ये वाला, ठीक है। रिएक्शन क्या होगी, BaCl2 रिएक्ट कर रहा है, सॉल्यूशन आपके पास है सोडियम सल्फेट, ठीक है। तो रिएक्ट क्या करेगा, Na2SO4, ठीक है। जब रिएक्ट कर रहा है तो वो क्या बनाएगा, वो यहां पे बनाएगा BaSO4, ठीक है, प्लस 2NaCl, ठीक है। और ये सल्फेट सॉल्यूशन होगा तो ये क्या बनाएगा, वाइट, वाइट पीपीटी, क्या बनाएगा ये, वाइट पीपीटी। क्योंकि जो सल्फेट सॉल्यूशन होता है, जो सल्फेट सॉल्यूशन होता है वो आप लोगों को पता है ड्राई होगा, सॉलिड होगा, क्रिस्टल फॉर्म के अंदर होगा, और क्रिस्टल फॉर्म के अंदर जब यहाँ पे कोई भी आयंस वैलेंस फॉर्म में नहीं होगी तो वो आपके पास जो पीपीटी बनाएगा वो व्हाइट बनाएगा। कलर्ड बनने के चांसेस कब होते हैं, पहली बात कलर्ड बनने जब अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको वहां पे मिलेंगे, तब वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से पीपीटीज किस किस कलर में बनाती हैं, को कितने आयंस ट्रांसफर होने पे ऐसा होता है। दूसरा कि कलर शो ये लिटमस पेपर के बेस पे होता है, तो ऑलरेडी यहाँ पे लिटमस के केमिकल रिएक्शन में लिटमस पेपर का हमें कोई यूज नहीं करना होता, ठीक है। वो मोस्टली जब आप रिएक्शन अमोनिया के बेस में कराओ या अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेस में कराओ तब ऐसा पॉसिबल है, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर इसने बोला कि गैसेज, भाई गैसेज बाहर तब निकलती तब कुछ यहाँ से सॉल्यूशन बाहर निकल रहा होता। देखो सोडियम क्लोराइड NaCl बन रहा है, वो भी क्या बन रहा है, एक स्टेबल सॉल्यूशन बन रहा है, और यहाँ पे सल्फेट बन रहा है। सल्फेट आपको पता है, सल्फेट ऑलरेडी क्या होता है, ड्राई और व्हाइट कलर में सॉल्यूशन पाउडर जैसा होता है। तो दोनों सॉल्यूशन बनने को गैसेस वगैरह बाहर नहीं निकल रहे, तो स्मेल की पॉसिबिलिटीज नहीं है, तो दोनों हमारे किसी काम की नहीं है। पीपीटी मोस्टली बनती है तो वो व्हाइट कलर में पाई जाती है, तो रेड का भी अभी कोई काम नहीं है। दैट इज ए राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। कोई भी आप ऑप्शन बोलेंगे ABCD, ठीक है, तो आप सभी के सभी आंसर के अंदर आपके पास रीजन होना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ।
तो सल्फेट की जितनी भी पीपीटी आप बनाओगे तो मोस्टली क्या होंगी, व्हाइट होंगी, वो कोई और कलर शो नहीं करेंगे, ठीक है। रेड ऑन केस है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि जिंक रिएक्ट करता है HCl के साथ, ठीक है। तो जिंक रिएक्ट करेगा HCl के साथ, ठीक है। HCl के साथ जब रिएक्ट करेगा तो किस किस फॉर्म में करेगा, फॉर्म कौन सी होगी वो हमें फॉर्म बतानी है, ठीक है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं इसमें ऑलरेडी। चलो मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूं आपसे। N2 का कहीं यानी कि नाइट्रोजन का कहीं पे डिस्कस है, नाइट्रोजन दिख रहा है कहीं पे, ठीक है। जिंक में और HCl में हाइड्रोजन, क्लोरीन और जिंक है, तो नाइट्रोजन यहां पे कहीं है नहीं, तो मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। CO2 कहीं पे ऑक्सीजन दिख रहा है तुम्हें, ठीक है, नहीं दिख रहा। कहीं पे कार्बन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो मतलब ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। हीलियम दैट इज ए नोबल गैस, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं यहां पे, ये क्या है आपके पास, नोबल गैस, जिसको तुम क्या बोलते हो, अनरिएक्टिव इन नेचर। अनरिएक्टिव गैस, ये रिएक्ट नहीं करती, अनरिएक्टिव गैस इन नेचर, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं हो सकता। तो लास्ट ऑप्शन जो हमारे पास आता है, दैट थिंग इज दिस, ठीक है। अब ये H2 क्यों आया है, मैं इसका रीजन बता रहा हूं, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन एटम, जो हाइड्रोजन एटम है वो नॉट एग्जिस्ट इन नेचर मोनो एटम का मतलब होता है सिंगल एटम, मोनो एटॉमिक फॉर्म, मोनो एटॉमिक मतलब ये नेचर में सिंगल अकेला नहीं पाया जाता, एग्जिस्ट इन डाई एटॉमिक। ये किस फॉर्म में पाया जाता है, N2 यानी कि H2 की फॉर्म में, डाई एटॉमिक फॉर्म में। और ये जब डाई एटॉमिक फॉर्म में पाया जाएगा, आप रिएक्शन को हम क्या करेंगे, कंप्लीट है। वैसे भी जिंक की वैलेंसी 2 होती है, हाइड्रोजन की वैलेंसी यहाँ पे 1 है, तो इसको आपको दोगुना करना पड़ेगा। तो इसके बेस पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, Zn, ठीक है। जिंक HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो यहां पे क्या होगा, ZnCl2, ठीक है। और यहां से H2 ये वाला बाहर निकल जाएगा गैसीय फॉर्म के अंदर। क्यों निकलेगा, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होता है, ये बाहर निकल जाएगा। वैलेंस में आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे क्लोरीन, तो क्लोरीन इसके साथ मिल जाएगा, तो जिंक क्लोराइड बना देंगे और यहाँ पे डी हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। तो ये फॉर्म हमें मिलेगी, तो ये फॉर्म हमें रिएक्शन के अंदर मिल रही है। ऑप्शन से भी टैली करके देखेंगे रिएक्शन के अंदर। देखो यदि ये रिएक्शन तुम्हें लिखनी आती है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, तो तुम आराम से ऑप्शन चूज कर सकते हो। वैसे भी तुम्हें यदि थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा कंसंट्रेशन लगाओगे, तो देखो यहां नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पूरी रिएक्शन में है ही नहीं, तो यहां कहां से आ जाएगा, ठीक है। केमिकल रिएक्शन के अंदर पढ़ा था ना, A+B रिएक्ट करेंगे तो C बनेगा, C बनेगा नेचर के अकॉर्डिंग बनेगा, कुछ नई आइडेंटिटीज के साथ बनेगा जो एटमोस्फियर से उसने अडॉप्ट की होंगी, ठीक है। तो ये थोड़ी ना कि उसके अंदर कोई नया एटम आ जाएगा, बस उसके अंदर प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। जो फिजिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं सॉलिड लिक्विड गैस वाली, वो चेंज हो जाएंगी। कुछ एटम्स होंगे वो एक फिक्स रेशियो के अंदर जुड़ जाएंगे, जो हम कंपाउंड के अंदर डिस्कस करते हैं, वो यानी कि वो कंपाउंड फॉर्म में आ जाएंगे, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएंगे। बट ये नहीं है कोई नया एटम जुड़ जाएगा, तो ये हो ही नहीं सकता। कार्बन डाइऑक्साइड, भाई जब मैं हाइड्रोजन, क्लोरीन और जिंक 3 एटम मेरे पास हैं, तो कार्बन ऑक्सीजन का कोई रोल ही नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। उसको देखते पता चल रहा है कि नोबल गैस है, अनरिएक्टिव है, रिएक्ट ही नहीं करेगी, वो भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन क्या बचा, दैट इज द राइट आंसर। अब देखो मैंने कुछ क्वेश्चंस किए, कुछ क्वेश्चन से मुझे एग्जैक्ट पता चल रहा है, तो मुझे
किसी बोर्ड या एनटीएससी की आई नो मुझे जरूरत ही नहीं है कि वो मुझे बताएं कि मैंने कितना स्कोर किया है। यदि मैंने ऑप्शंस मेरे 100% करेक्ट आ रहे हैं तो मैं फाइनली मैं खुद जज कर सकता हूं कि दैट मैं इतना स्कोर पेपर के अंदर करूंगा। ठीक है, सो प्रैक्टिस पे ज्यादा से ज्यादा आप फोकस लो करेंगे। ठीक है, ना कि बुक खरीदने पे। नोट करें।